अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। ठीक है, देखो एडिबल ऑयल कई फॉर्म्स के हो सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, वैसे ही ऑयल पाम जो है ये स्पेसिफिक टाइप का एडिबल ऑयल है। गवर्नमेंट का इस पर फोकस ऑयल पाम पे है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव कंडक्ट किया जा रहा है 11 स्टेट में। ये 11 स्टेट जो है वो ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट है। वैसे जो जनरली जो ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट है ना, वो आपके कुछ देखिए कुछ राज्य का नाम है आपको याद होना चाहिए जो ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट है। जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से सटा हुआ ओडिशा है। ठीक है, आप वेस्टर्न साइड में आ जाइए तो कर्नाटका है, कर्नाटका से ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास गोवा। ठीक है, साउथ में जाओगे तो तमिलनाडु पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में आओगे ना, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। ठीक है, मतलब देखो नॉर्थ ईस्ट की जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट की जो रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट की रीजन है उसमें से आप मणिपुर, मणिपुर हटा देना, मेघालय हटा देना और सिक्किम हटा देना। नॉर्थ ईस्ट माइनस एमएमएस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट माइनस एमएमएस हटा दोगे, जितने भी और राज्य बचे हैं नॉर्थ ईस्ट के वो सारे आपके ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, नॉर्थ ईस्ट में से एमएमएस को माइनस कर दो। एमएमएस मतलब मेघालय, मणिपुर और सिक्किम। तो सारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन आपके ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट है। और इंडिया में और कौन से ग्रोइंग स्टेट है, वेस्टर्न में आओगे तो कर्नाटका पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, साउथ में तमिलनाडु, और थोड़ा ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे आएंगे आप लोग तो तेलंगाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा और उड़ीसा पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं स्कीम के बारे में। ये थोड़ा ना ग्रोइंग रीजन जो है उसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं स्कीम में। देखो 2021 में ना, 2021 में ये स्कीम आई थी और 2025-26 तक ये स्कीम चलेगी। लेकिन जो सनसेट क्लॉज है ना, जो सनसेट क्लॉज है वो 1 नवंबर 2037 तक है। मतलब जो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, जो बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो 2037 तक मिलेगा। ठीक है, वैसे 2021 से लेकर 2025-26 तक चलेगा, लेकिन जो एक सनसेट क्लॉज है वो 2037 है, मतलब इंसेंटिव 2037 तक मिलेगा, 1 नवंबर 2037। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी हम आगे देखेंगे कितने क्या क्या रेशियो है। देखो 2025-26 तक कुछ टारगेट है, इसको मीट करना होगा। पहला पहला जो ऑयल पाम का एरिया है ना 10 लाख हेक्टेयर तक इंक्रीज करना है। 2019-20 में जो एरिया था ना वो 3.5 लाख हेक्टेयर था, मतलब 6.5 लाख हेक्टेयर का एडिशन करना 2025-26 तक। लेकिन एक कैच है, जो 6.5 लाख हेक्टेयर का एडिशन होगा ना, 3.28 लाख हेक्टेयर एडिशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा सिर्फ। 3.28 लाख हेक्टेयर ऑफ जो एडिशन होगा ना, 3.28 लाख हेक्टेयर ऑफ रीजन वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में होगा। रेस्ट 3.22 लाख हेक्टेयर वो जनरल स्टेट में होगा। ठीक है, जनरल स्टेट मतलब जो ऑयल पाम ग्रोइंग स्टेट है, हमने देख चुके हैं ऊपर कौन कौन सी लिस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया को इंक्रीज करना, टोटल टारगेट 10 लाख हेक्टेयर का है। ये डिफरेंस याद रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा, हो सकता है इंक्रीज पूछा हो सकता है टोटल पूछा हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा दूसरा टारगेट क्या है, देखिए जो प्रेजेंट 2019-20 में जो प्रोडक्शन था ना क्रूड पाम ऑयल का, वो 0.27 लाख टन था। गवर्नमेंट का टारगेट है 25-26 तक 11.20 लाख टन करे और 2028-29 तक 28 लाख टन करे। ठीक है, 28 28 28 28 याद थोड़ा रखिएगा, 2028 में 28 लाख टन होना चाहिए, 2025 में से 11.2 लाख टन होना चाहिए। अभी प्रेजेंट 2019-20 में कितना था, 0.27 लाख टन था। ठीक है, ये हो गया दूसरा टारगेट। तीसरा तीसरा टारगेट क्या है, देखिए कंज्यूमर को अवेयरनेस इंप्रूव, कंज्यूमर तक अवेयरनेस इंप्रूव करना, ताकि ताकि जो पर लेवल कंजम्पशन हो ना वो 19 केजी पर ईयर के हिसाब से हो। जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो इंक्रीज करके फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि एटलीस्ट इतना लोग तक कंज्यूमर अवेयरनेस पहुंचाया जाए कि जो कंजम्पशन हो ना लोगों का वो 19 केजी पर पर्सन हो। ठीक है, ऑयल पाम मतलब जो पाम ऑयल का कंजम्पशन 19 केजी पर पर्सन हो। कंजम्पशन है ना, मुझे मिल्क की याद आ गई। आपको आपको याद है कुछ कितना याद, मिल्क की पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है इस देश में, थोड़ा बहुत कुछ याद है? 444 ग्राम, 44 ग्राम पर डे, ये इस देश का पर कैपिटा मिल्क का कंजम्पशन है। वर्ल्ड का कितना है, 320 ग्राम पर डे, 320 ग्राम पर डे। अब ऐसा ही याद आ गया, इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा।
चलिए चलो चलो एक एक लास्ट टारगेट है देखो, जो 6.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया जो हमें ऐड करना था 2025-26 तक, उसका उसका 50% जो एरिया है ना, वो ड्रिप इरिगेशन के अंडर कवर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट, इसको याद रखिएगा। 50% ऑफ द जो जो अप्रूव टारगेट एरिया है, 50% ऑफ द अप्रूव टारगेट एरिया डेट इज 6.50 लाख हेक्टेयर, 6.50 लाख हेक्टेयर का 50% ऑफ द एरिया ड्रिप इरिगेशन के अंदर कवर होना चाहिए। ये है हमारा टारगेट। अब हम आते हैं फंडिंग पैटर्न पे। जनरल स्टेट 60-40, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 90-10 और यूनियन टेरिटरी 100%। ये तो बड़ा सिंपल सा आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो टोटल फंड है ना, जो टोटल फंड है उसका 1% जो फंड है ना, वो कंटेंजेंसी एक्सपेंडिचर में यूज होगा। कंटेंजेंसी मतलब कोई इमरजेंसी आ गई तो 1% जो टोटल फंड है ना, वो कंटेंजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। और अगर R&D की बात हो, या सीड गार्डन की बात हो, या फिर सीड नर्सरी की बात हो, या फिर वायबिलिटी गैप पेमेंट की बात हो, तो पूरा 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। R&D, सीड गार्डन, सीड नर्सरी, वायबिलिटी कैप पेमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का कोई लोचा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब आते हैं मॉनिटरिंग पे। तो एक जनरल काउंसिल होगा, जनरल काउंसिल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का जो मिनिस्टर है ना, जो मिनिस्टर उसके अंदर होगा, ठीक है। जनरल काउंसिल का कौन चेयरमैन जो होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन है वो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्टर एग्रीकल्चर के। स्टेट लेवल पे जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट के, वो उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ओके, टोटल फंड जो है ना, वो 11,040 करोड़ का, लगभग 11,000 करोड़ का, जिसमें 8844 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। याद रखना 8844 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8844, ठीक है। चलो 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 अब बात करते हैं की फीचर की। देखो देखो, कुछ स्पेशल फोकस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन पे और अंडमान निकोबार रीजन पे। स्पेशल फोकस मतलब जो CPO प्राइस होगा ना, क्रूड पाम ऑयल का जो प्राइस है, गवर्नमेंट 2% एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करेगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे अभी हम एक्सप्लेन करूंगा ना तो ये समझ में आएगा। इसको याद रखिए कि स्पेशल फोकस कैसे देगी। गवर्नमेंट विल बियर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 2% ऑफ CPO प्राइस। CPO मतलब क्रूड पाम ऑयल प्राइस का 2% एक्स्ट्रा बर्डन बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इस इन 2 रीजन में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 17%, शेड्यूल्ड ट्राइब के 8% ईयर मार्क किया जाएगा हर एक कंपोनेंट का। तो नियर अबाउट 25% जो टोटल रिसोर्स है वो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं असिस्टेंस की। देखो फार्मर्स को ना असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर फार्मर डोमेस्टिक सीड ले रहा है तो 20,000 रुपये पर हेक्टेयर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इंपोर्टेड सीड ले रहा है तो 29,000 रुपये पर हेक्टेयर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए 50% ऑफ द कॉस्ट फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार रीजन में तो 50,000 रुपये पर हेक्टेयर और 42,000 रुपये पर हेक्टेयर, 42,000 पर हेक्टेयर अगर वो जनरल स्टेट में। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं 50% या फिर दोनों में से 50% में से या फिर इन दोनों में से जो जिसका कम होगा वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। 50,000 लिमिट है, 42,000 लिमिट है जनरल स्टेट में, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट अब कुछ स्पेशल असिस्टेंस फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जो ओल्ड गार्डन उसको रेजुवेनेशन करने के लिए ना, उसका रेजुवेनेशन करने के लिए फार्मर को पर प्लांट 250 रुपये दिया जाएगा, ताकि जो ओल्ड गार्डन है उसका फार्मर रिप्लेनिश कर सके, रेजुवेनेट कर सके। 250 रुपये पर प्लांट के हिसाब से स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा फार्मर को। अब कुछ असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। जैसे अगर कोई नया सीड गार्डन स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर रही है 15 हेक्टेयर तक के लैंड पे, ठीक है, तो 50 लाख का वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा और रिवॉल्विंग फंड 50 लाख का दिया जाएगा। और जनरल स्टेट की बात करें तो 40 लाख रुपये का वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा और रिवॉल्विंग फंड 40 लाख का होगा फॉर 15 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, स्टेट को। दूसरा असिस्टेंट क्या है, सीड नर्सरी। अभी हमने ऊपर सीड गार्डन पढ़ा, ये सीड नर्सरी के लिए 50 लाख का फंड दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 40 लाख का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा जनरल स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ट्रेनिंग एंड आउटले के लिए ना 30,000 रुपये का ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर, देखो एक बैच होगा, एक बैच में होंगे 30 फार्मर। उन 30 फार्मर को 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका मैक्सिमम कॉस्ट है वो 30,000 रुपये आएगा, ठीक है। उसी तरह एक 20 बैच होगा 20 फील्ड ऑफिसर्स का या फिर टेक्निकल ऑफिसर्स का। उन टेक्निकल ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए 40,000 रुपये दिया जाएगा पर ट्रेनिंग, 40,000 फॉर 20 फील्ड ऑफिसर्स या फिर टेक्निकल ऑफिसर। और वही फार्मर के केस में 30 फार्मर का बैच होगा जिसमें 30,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखो होता क्या ना, ये स्कीम लाने के पीछे मकसद क्या था। जब फार्मर जो है ना, जब वो ऑयल पाम जब प्रोड्यूस करता है, जब ऑयल पाम की हार्वेस्ट करता है,
तो जो फ्रेश फ्रूट बंचेस उसको मिलते हैं। जो फ्रेश फ्रूट बंचेस होते हैं ना, उसका जो प्राइस होता है वो सीपीओ पे डिपेंड करता है। सीपीओ मतलब क्रूड पाम ऑयल प्राइस। ये जो सीपीओ का प्राइस होता है ये वेरी करता रहता है इंटरनेशनल मार्केट पे। सो अगर सीपीओ का प्राइस वेरी किया तो एफएफबी भी वेरी करेगा, फ्रेश फ्रूट बंचेस भी वेरी करेंगे। तो हो सकता है फार्मर ने कुछ ऑयल प्लांटेशन की खेती करने शुरू की हो, कुछ साल बाद उसको फ्रूट बंचेस मिलने शुरू हुआ, लेकिन उस टाइम जो प्राइस है हो सकता है नीचे गिर गया, तो उसका लॉस हो जाएगा। सो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए ये लॉस फार्मर का रोका जा सके। अब करेगी क्या ना, गवर्नमेंट एक प्राइस अश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वायबिलिटी प्राइस जो है ना, वो एक प्राइस अश्योरेंस फार्मर को दी कि भाई इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब वायबिलिटी प्राइस कैसे कैलकुलेट करेगी? पिछले 5 साल का जो भी सीपीओ प्राइस है ना, क्रूड पाम ऑयल प्राइस, उसका गवर्नमेंट एवरेज निकालेगी, ठीक है। एवरेज करने के बाद उसको डब्ल्यूपीआई से एडजस्ट करेगी, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेगी और उसको 14.3% से मल्टीप्लाई कर देगी। देखो ये सीपीओ का प्राइस है। हाँ, फार्मर किसका प्राइस चाहिए? फार्मर को प्राइस चाहिए फ्रूट बंचेस का। अब फ्रूट बंचेस के लिए फ्रूट बंचेस का प्राइस ऑब्वियस बात है सीपीओ से कम होगा ना। सो फ्रूट बंचेस के प्राइस के लिए 14.3% से मल्टीप्लाई करना है सीपीओ के एनुअल एवरेज प्राइस को फॉर लास्ट 5 ईयर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वायबिलिटी प्राइस। इतना फार्मर को पे करना ही करना है। अब देखो ये जो वायबिलिटी प्राइस होगा ना, ये हर साल फिक्स किया जाएगा फॉर 1 नवंबर तो 31 अक्टूबर। एक हो गया वायबिलिटी प्राइस और ये है, और एक है फॉर्मूला प्राइस। फॉर्मूला प्राइस वो होता है जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री फार्मर को देगा। अब देखो फॉर्मूला प्राइस क्या होगा? सीपीओ का प्राइस, सीपीओ का करंट प्राइस इंटू 14.3%, ठीक है। वायबिलिटी प्राइस में हम लोग सीपीओ का 5 साल का एवरेज निकाल के 14.3 से मल्टीप्लाई किए थे, 14.3% से मल्टीप्लाई किए थे। फॉर्मूला प्राइस है करंट प्राइस जो सीपीओ का। हो सकता है करंट प्राइस जो सीपीओ का प्राइस है वो नीचे गया हो, तो इंडस्ट्री को कम पैसे देने पड़ेगा, लेकिन फार्मर का नुकसान हो गया ना, फार्मर का नुकसान हो गया। तो जितना नुकसान हो गया फार्मर का, तो गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंड प्रोवाइड करेगी। जितना वायबिलिटी प्राइस था और जितना फॉर्मल प्राइस, उसका डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फार्मर को डीबीटी के फॉर्म में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फॉर्म में। हो सकता है फॉर्मल प्राइस, हो सकता है सीपीओ, करंट सीपीओ प्राइस जो है वो इंक्रीज हो। जब इंक्रीज हो गया तब तो प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। सो में आ गया वायबिलिटी गैप फंडिंग हो क्या रहा है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए मैंने बहुत डीप इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।